हाय एवरीवन, वेलकम टू आर गेम स्टडी सेंटर। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है अच्छे शिक्षक के गुण, यानी कि क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। देखिए, ये थोड़ा सा आपका लंबा टॉपिक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे, फिर इसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर शिक्षक के बारे में बात की जाए तो शिक्षक जो होते हैं वो शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम आपको बताते चलेंगे कि कौन कौन से चीज़ों को आपको याद रखना है, किस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बस आपके जानकारी के लिए है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। शिक्षक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसकी जिम्मेदारी केवल कक्षा में पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि वह बच्चों के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। शिक्षक न केवल पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि कक्षा के बाहर भी बच्चों का सही मार्गदर्शन करता है, उन्हें प्रेरित करता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। देखिए, मैंने यहाँ पे नोट्स को ऐसा बनाया ही है कि आप एक बार पढ़ के सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में नोट्स को बनाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी एंड आप इस चीज़ को यहाँ पे लिखे हुए शब्दों को देखकर ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षक क्या है? शिक्षा प्रणाली का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एंड इनकी जो जिम्मेदारी है वो केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं है, पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन में क्या सही है क्या गलत है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी अहम भूमिका जो है वो एक शिक्षक निभाते हैं। यहाँ पे वही बात कही गई है कि शिक्षक न केवल पढ़ाई में मदद करता है, बल्कि कक्षा के बाहर भी आपका बच्चों का सही मार्गदर्शन करेगा, उन्हें मोटिवेट करेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। इसके अलावा शिक्षक के व्यवहार और कार्यों का प्रभाव जो है विद्यार्थी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही विद्यालय पे पड़ेगा, समाज पे भी पड़ेगा। इसी कारण से शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, देश का निर्माता, राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। एक अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जिसके पास उचित ज्ञान होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, अच्छा गुण होना चाहिए। ये गुण शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करते हैं। तो आई होप कि आपको इतना बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि शिक्षक का जो भूमिका होता है, इम्पोर्टेंस होता है, वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर होता है एंड शिक्षक के कारण जो है वो विद्यार्थी में परिवर्तन देखने को मिलता है, विद्यालय में देखने को मिलेगा, समाज में देखने को मिलेगा इसका प्रभाव एंड इसी कारण से इनको राष्ट्र का निर्माता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि इनकी शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए एंड ये चीज़ आपको ना ध्यान में रखना है कि एक शिक्षक बनने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपके काम की बात है। एक अध्यापक या शिक्षक में अध्यापन हेतु एक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का होना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही अध्यापक का प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य होता है, यानी कि वो ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, कक्षा के अनुसार अध्यापक में अध्यापन हेतु निम्न शैक्षिक योग्यता का होना आवश्यक होता है। जैसे कि कहा जाए, प्राथमिक एवं सेकेंडरी कक्षा के लिए शैक्षिक योग्यता एवं शिक्षक को प्राथमिक और सेकेंडरी कक्षाओं में अध्यापन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में स्नातक के साथ बीएड या बीटीसी या डीएलएड होना अनिवार्य है। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक टीचर है जिनको पीआरटी का टीचर बनना है, यानी कि क्लास 1 to 5 को पढ़ाना है। तो 1 to 5 को पढ़ाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होता है? 12th पास होना चाहिए एंड साथ ही आपके पास एक जो है वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स का डिग्री होना चाहिए, चाहे आप डीएलएड किए हुए हो। इसके अलावा डीएलएड के अलावा जो इन्हीं का दूसरा नाम है बीटीसी किया हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ मिनिमम आपके पास होना चाहिए। 12th प्लस आपका 2 साल का जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, चाहे डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किनको पढ़ाते हैं,
6 to 8 को पढ़ाते हैं, या फिर आप 9 to 10 को पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर ओवरऑल कहा जाए तो 6 to 10 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, 6 to 10 के बच्चों को, तो आपके पास क्या डिग्री होना चाहिए? तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए एंड आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस आपके पास बीएड जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सेम अगर हम बात करें यहाँ पे हायर सेकेंडरी के बारे में, यानी कि 11th 12th के बारे में, तो अगर 11th 12th का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो है एक मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसको हम पीजी भी कहते हैं, मास्टर डिग्री होना चाहिए ऑनर सब्जेक्ट पे। तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस आपके पास जो है 2 साल का बीएड डिग्री होना चाहिए, बीएड आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप जो है वो 11th 12th को पढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये आपके काम की जानकारी है, ओके। एंड और एक बात यहाँ पे देखिए, 1 to 5 जो है इसको प्राइमरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा 6 to 8 है, इसको यहाँ पे मिडल स्कूल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे 8 to 9 सॉरी 9 to 10, ठीक है, 6 to 8 तो यहाँ पे हो गया, 9 10 इनको यहाँ पे सेकेंडरी के नाम से जाना जाएगा एंड 11th and 12th इसको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी जानकारी आप नॉलेज के लिए याद रखिएगा। आगे है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब आई है शिक्षक के गुण, यानी कि क्वालिटीज ऑफ टीचर। एक शिक्षक में क्या क्या गुण होना चाहिए? तो एक अच्छे शिक्षक में कुछ खास गुण होने चाहिए ताकि वे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके और उन्हें सही दिशा दिखा सके। आसान भाषा में ये गुण इस प्रकार है, जैसे कि ज्ञानवान, एक टीचर को ज्ञानवान होना चाहिए, शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए और नए नए तरीकों से पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ठीक है। शिक्षक का गुण होता है आपका कि उनके पास नॉलेज तो होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, तभी वो जाहिर सी बात है बच्चों को पढ़ा सकेंगे, उनकी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। अन्यथा उनके पास आधा अधूरा ज्ञान है तो वो तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ खुद पढ़ाएंगे भी नहीं एंड ना ही बच्चों के प्रॉब्लम को जो वो ये सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्ञानवान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान, एक टीचर के पास व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब है कि शिक्षक को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि उनका व्यवहार उपयोग भी आना चाहिए ताकि वे बच्चों का बेहतर समझा सके। यानी कि व्यवहारिक ज्ञान जो डेली लाइफ में आपका व्यवहार होता है, कैसा बात किया जाए, कैसा अनुशासन को पालन किया जाए, रहन सहन, सभी चीज़ें यहाँ पे एक टीचर के पास जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिखाने का जुनून। जाहिर सी बात है एक टीचर में बच्चों को सिखाने का जुनून होना चाहिए, एक शिक्षक में पढ़ाने का जुनून होना चाहिए ताकि वे बच्चों को रुचि के साथ पढ़ा सकें, नए नए ज्ञान दे सकें, नए नए चीज़ों को सिखा सकें, रुचि बढ़ाने वाला। इसके अलावा शिक्षक को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि ले, ठीक है। रुचिपूर्वक बच्चों को जो है वो कोई कंटेंट के बारे में बताना चाहिए, कोई टॉपिक के बारे में बताना चाहिए कि बच्चे जो है वो बहुत ही शालीनता से एंजॉय करके चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। समस्या सुलझाने की क्षमता एक टीचर के पास होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर को अपने विषय का जो है वो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए ताकि उनके सामने कोई भी उनके सब्जेक्ट का प्रॉब्लम आ जाए तो वो आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो शिक्षक को कठिन परिस्थितियों का सामना करने और उसका हल निकालने की योग्यता उनके पास होनी चाहिए। कैसे? अब देखिए बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आप ही अगर जो है वो जाके अगर एक टाइम में टीचर बनोगे तो आपके सामने जो है वो कुछ ऐसा सवाल भी देखने को मिलेंगे जिनका जवाब आपको नहीं पता होगा। तो कैसे आप बच्चों के सामने उस सवाल के जवाब को टैकल करोगे, कैसे आप उस समय जो है उस चीज़ को मैनेज करोगे? नहीं तो आप डायरेक्टली वहाँ पे बोल दीजिएगा कि हमको इस सवाल का जवाब नहीं आता है, तो फिर बच्चे के मन में आपको लेकर एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि इन टीचर को जो है कुछ नहीं आता है। कैसे आपको उस टाइम फेस करना है कि नहीं, इस जवाब को जो है हम अगले दिन बताएंगे, ठीक है, इसका जवाब फिलहाल हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, हो सकता है अगले दिन हम इसको बारे में जो है डिटेल से बताएंगे। तो ऐसे चीज़ें करके जो है आप वहाँ पे उस चीज़ का सामना कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समस्या सुलझाने की क्षमता, ये तो होना चाहिए। आगे समय का पाबंद, यानी कि एक डिसिप्लिन टीचर। शिक्षक को समय का सही ढंग से पालन करना चाहिए ताकि वे बच्चों को अनुशासन का महत्व सिखा सके। अब बात आती है कि अगर टीचर खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, समय का पाबंद नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे उनसे क्या सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिनका जो है एक टीचर के पास होना चाहिए। आगे है चरित्रवान और धैर्यवान। तो शिक्षक को अच्छा व्यवहार करने वाला और धैर्य रहने वाला होना चाहिए। धैर्य रहने वाला इसलिए क्योंकि देखिए आपको बहुत सारा बच्चों को पढ़ाना होता है
एंड बच्चों को पढ़ाना है तो जाहिर सी बात है सभी बच्चे अलग अलग कैटेगरी के हैं, अलग अलग कह सकते हैं बुद्धि के हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे सवाल करके आपको परेशान भी करेंगे, है ना, एंड बार बार एक ही सवाल का जवाब देने में आपको भी हो सकता है परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है आपको क्या करना है कि धैर्यवान बनना है, जितना हो सके आप धैर्यवान बनिए, आप सहनशीलता स्वभाव को अपनाइए, ठीक है, ताकि बच्चों को आप जो है वो गुस्से की दृष्टि से ना देखें, है ना, ज़्यादा डांटे नहीं, क्योंकि ये सब आपका एक नकारात्मक इफेक्ट दिखाता है। अच्छा वक्ता, यानी कि बोलने का आपके पास स्किल होना चाहिए, कैसे चीज़ों को आप आसान से आसान तरीकों में समझाएं, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। प्रेम और सहानुभूति का गुण एक टीचर के पास होना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के प्रति प्यार और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए ताकि बच्चे उन पर भरोसा कर सके। नेक्स्ट है मिलनसार, तो ये जो मिलनसार का गुण है वो भी एक टीचर में होना चाहिए। शिक्षकों को दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने में कुशल होना चाहिए ताकि वे अपने सहयोगियों और छात्रों के साथ अच्छा माहौल बना सके। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है वो 10 इम्पॉर्टेंट गुण के बारे में बताया है, एंड इन 10 गुण के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ से सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको यहाँ पे पढ़ना है। 2 मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, इन्होंने शिक्षक के गुण को लेकर कुछ कथन कहा है, इनको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि H.C. वेल्स, इन्होंने कहा है कि शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। सेकेंड है आपका सर जॉन एडम्स के अनुसार, एडम्स का नाम आपने पहले भी सुना है, तो अध्यापक मानव जाति का निर्माता होता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट आपका स्टेटमेंट है, कथन है, इनको ध्यान में रखिएगा, एक वेल्स के अनुसार, एक आपका एडम्स के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षक के व्यक्तिगत गुण क्या है, इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ टीचर क्या है। अभी जो मैंने आपको गुण बताया था वो तो आपका कॉमन गुण था, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन क्वालिटीज थे, एंड उनको भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पे सेपरेट गुण के बारे में बात करेंगे कि व्यक्तिगत गुण क्या है, व्यावसायिक गुण क्या है, या फिर आपका सामाजिक गुण क्या है, ठीक है। एंड सभी चीज़ें आपका जो है लगभग मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि व्यक्तिगत गुण में आपका रुचि और निष्ठा, तो वही बात है कि शिक्षक को अपने पेशे में रुचि होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाने में रुचि होनी चाहिए। कहीं उनको ना लगे कि केवल हमें यहाँ से पैसा कमाना है, बाकी बच्चा जाए भाड़ में, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि उनको जो है वो अपने जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति रुचि होना चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत जगह देखा जाता है, जैसे कि सरकारी स्कूल में बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने से मतलब नहीं है, बस अपना यहाँ पे सैलरी उठाना है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि उस स्कूल का, उस विद्यालय का क्या कंडीशन होता है। तो एक अच्छे शिक्षक का गुण जो है वो यहाँ पे वैसा नहीं होना चाहिए कि बस आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आपको जो है वो बस पैसा कमाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट वहाँ पर दिखाना होगा बच्चों को, तभी चीज़ें जो है वो आसान लगेगी, अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की कुशलता, यानी कि आप कैसे किसी चीज़ को, किसी कंटेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे किसी टर्म को, किसी टॉपिक को जो है वो बच्चों के सामने रख रहे हैं, कितना आसान शब्दों में रख रहे हैं। तो ये आपका जो है वो ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। शिक्षक को अपने विचार सरल और प्रभावी ढंग से समझाने में निपुण होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिक्षण विधियों का प्रयोग। शिक्षक को विषय और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि देखिए, एक क्लास है तो उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे होंगे, किन्हीं का दिमाग तेज होगा, किन्हीं का दिमाग कमज़ोर होगा। तो सभी को यहाँ पे समझाने के लिए आप कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, कितने आसान शब्दों में बताएंगे, तो ये सब का गुण जो है वो आपके पास होना चाहिए। अगला है आपका संतुलित व्यक्तित्व होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार सौम्य और संतुलित होना चाहिए ताकि वो बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सके। नैतिक चरित्र होना चाहिए, सही गलत की पहचान एक टीचर में होना चाहिए, चरित्रवान उनको होना चाहिए, ठीक है, ताकि वह छात्रों में नैतिकता का गुण दें, अच्छे संस्कार विकसित कर सकें। संवेगात्मक संतुलन होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं इमोशनल बैलेंस उनमें जो है वो होना चाहिए, वो ज़्यादा उग्र ना हो जाए बच्चों को। कह सकते हैं कि जब बच्चे उनसे लगातार सवाल पूछे या फिर बच्चों को देखकर जो वहाँ पे वो अपने इमोशनल को डिसबैलेंस ना कर दे, परेशान ना हो जाए, ठीक है, गुस्सा ना दिखाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो उनको कंट्रोल करने का कह सकते हैं उनके पास जो वो क्षमता होना चाहिए। शिक्षक को अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि वो खुद को और अपने छात्रों को सही दिशा दे सके। अब देखते हैं कि शिक्षक के व्यावसायिक गुण क्या है, प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ टीचर। तो देखिए, पहला है आपका कि विषय का ज्ञान तो होना ही चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि सभी चीज़ें आपका लगभग एक जैसा है, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है।
तो व्यावसायिक गुण में जैसे कि शिक्षा विषय का ज्ञान तो आपके पास होना ही चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का पूरा अधिकार होना चाहिए ताकि वो विद्यार्थियों की शंकाओं को, जितने भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर कर सके, उनकी समाधान कर सके। प्रभावी प्रस्तुति होना चाहिए, यानी कि कैसे वो किन्हीं टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, ठीक है। शिक्षक को विषय को सरल, क्रमबद्ध और तर्कपूर्ण ढंग से समझाने में निपुण होना चाहिए। अगला आपका विद्यार्थियों की भिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं वही बात हो गया कि कक्षा में तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, तो किन कैटेगरी को किस टाइप में समझ में आएगा, कैसे उनके लिए शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में टीचर के पास जो वो गुण होना चाहिए। शिक्षक को समझाना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है, समझना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए उसे उनके स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। आगे है आपका सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके टीएलएम का उपयोग किया जाना चाहिए, सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि मॉडल का उपयोग किया पढ़ाने के दौरान, जहाँ कहीं भी आपका चार्ट का ज़रूरत पड़ रहा है, मॉडल का ज़रूरत पड़ रहा है, वीडियो दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे दिखाना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। एंड आपको मालूम होगा कि आजकल आपका स्मार्ट बोर्ड का ज़माना हो गया है, टाइम हो गया है, तो जाहिर सी बात है स्मार्ट बोर्ड में आपको वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में चीज़ें दिखाई जाती है, प्रेजेंटेशंस के फॉर्म में दिखाई जाती है, जिससे बच्चों को आसानी से जो है वो विषय वस्तु समझ में आती है। आगे है अभ्यास कार्य। तो शिक्षक को बच्चों को पर्याप्त अभ्यास कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे सीखी हुई चीज़ों को अच्छे से याद कर सके, यानी कि रिवीजन, बार बार उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जिज्ञासु स्वभाव होना चाहिए एक टीचर में। शिक्षक को हमेशा कुछ नया सीखने की ललक होनी चाहिए ताकि वे खुद को और अपने विद्यार्थियों को अपडेट रख सके, ठीक है। देखिए नित्य नए कह सकते हैं कि डेली आपको नया नया चीज़ें पेपर के माध्यम से देखने को मिलती है, लेटेस्ट न्यूज़ देखने को मिलती है। तो शिक्षक में अगर जिज्ञासु स्वभाव है तो ही वो चीज़ को अडॉप्ट करेंगे एंड बच्चों को जो वो सिखाएंगे, नई चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये गुण आपके पास जो वो होना चाहिए एक टीचर होने के नाते। अब नेक्स्ट है आपका सामाजिक गुण क्या है, सोशल क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए एक टीचर में। तो शिक्षक को एक अच्छा सामाजिक प्राणी होना चाहिए ताकि वो छात्रों को प्रभावी रूप से शिक्षा दे सके। इसके लिए शिक्षक में निम्न गुण आवश्यक है, जैसे कि निष्पक्ष व्यवहार। अब निष्पक्ष व्यवहार एक टीचर में होना चाहिए, यानी कि उनके पास तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, अलग अलग समुदाय से आने वाले बच्चे हैं, एंड अगर वे समुदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे, अमीरी या गरीबी के आधार पे बच्चों में भेदभाव करेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि गलत है। इसीलिए यहाँ पे निष्पक्ष व्यवहार के बारे में बात कही जाती है कि एक टीचर को जो है वो निष्पक्ष व्यवहार अपनाना चाहिए। न्यायप्रियता, यानी कि सभी बच्चों के साथ एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए। शिक्षक को ईमानदार और न्याय संगत होना चाहिए ताकि वह अपने छात्रों को भी न्याय की भावना विकसित कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तीसरा है नेतृत्व का गुण। एक टीचर के पास जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, नेतृत्व का गुण होना चाहिए। शिक्षक को नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए ताकि वह छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके और उनमें भी नेतृत्व व सहयोग की भावना विकसित हो सके, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक जितना भी चीज़ें आपको बताई गई है वो समझ में आई होगी। ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, सभी चीज़ें आपको लगभग एक समान जैसी दिखाई दे रही होगी। अब आगे देखते हैं कि शिक्षण में, यानी कि पढ़ाने के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होती है। शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग। तो शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं होता, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, बल्कि वह विद्यार्थियों के मार्गदर्शक का काम करती है। देखिए ये जो लाइन है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। यहाँ से सवाल जो है वो कई बार पूछा जा चुका है कि टीचर जो वो एक होते हैं क्या, मार्गदर्शक, सहयोगी, प्रेरणा स्रोत। तो इस टाइप के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मार्गदर्शक के रूप में टीचर को माना जाता है, सहयोगी माना जाता है, प्रेरणा स्रोत माना जाता है। एक अच्छे शिक्षक की भूमिका निम्न रूपों में होती है, जैसे विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, अपने विषय का यहाँ पे जो है वो ज्ञान उनके पास जो है वो होना चाहिए। शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ा सके। पहले भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया। कुशल प्रबंधक होना चाहिए, चीज़ों को मैनेज कैसे करना चाहिए उनके बारे में उनके पास नॉलेज होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा की योजना बनाना, मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि शिक्षण स्तर में कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो उनको सबसे पहले प्लान बनाना पड़ता है, प्लानिंग बनाना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें उनको पढ़ाना है क्लास में, कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, किन किन शिक्षण विधियों का पालन करना है। तो यहाँ पे उन सभी चीज़ों में एक टीचर को जो कुशल होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा का योजना बनाना, समय सारणी तैयार करना, सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना और शिक्षण व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहिए। इनके पास जो है वो इनका गुण होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक,
शिक्षक को छात्रों की मानसिक क्षमता, रुचि और आवश्यकताओं को समझकर उन्हें सही मार्गदर्शन देना चाहिए। अनुदेशक के रूप में देखा जाए तो शिक्षक को पाठ्य वस्तु को सरल और प्रभावी ढंग से समझाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने को आना चाहिए। ठीक है, कैसे वे विभिन्न अलग अलग टॉपिक को, टफ टॉपिक को, आसान टॉपिक को कैसे वो समझा सकें अलग अलग शिक्षण विधियों के मदद से, तो ये गुण उनके पास जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता। शिक्षक को नई नई शिक्षण तकनीकों पर शोध करना चाहिए ताकि शिक्षण को और भी बेहतर बनाया जा सके। जैसे मान लीजिए कि क्लास में 100 बच्चा है, उनमें से जो है वो नॉर्मली जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनमें से 50 बच्चे को समझ में आ रहा है, 50 बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो और कौन कौन से शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे कि बाकी जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया उनको भी समझ में आ जाए। हो सकता है खेल विधि का प्रयोग करें, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करें। आपको मैंने शिक्षण विधि का क्लास लिया है, उनमें मैंने बहुत सारे टीचिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया है कि एक टीचर जो है वो कक्षा में पढ़ाने के दौरान किन किन शिक्षण विधियों का पालन कर सकता है। ठीक है, तो क्लास नंबर अगर आप 1 देखेंगे तो उसमें आपको शायद शिक्षण विधि के बारे में डिस्कस से आपका डिटेल में क्लास लिया गया है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं अगर आपने टीचिंग मेथड वाला क्लास नहीं देखा होगा तो। ओके, अगला है आपका मार्गदर्शक और परामर्शदाता। तो शिक्षक को छात्रों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना चाहिए, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समन्वयक शिक्षार्थी, अब समन्वयक मतलब क्या होता है कि रिलेशन उनको जो है वो अच्छे से बनाना चाहिए अभिभावक के बीच में, विद्यालय के बीच में, स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का काम जिनको कहा जाता है। तो शिक्षक को विद्यार्थियों, अभिभावकों एंड विद्यालय प्रबंधन के बीच उचित तालमेल बनाए रखना चाहिए। तो ये गुण भी आपके टीचर में जो है वो एक होना चाहिए, अच्छे टीचर में। तो यहाँ तक था आपका थ्योरी। एंड अभी तक आपने जितना भी थ्योरी देखा सभी थ्योरी में कहा जाए तो सभी एक जैसे ही थे लगभग, बस उनको अलग अलग टॉपिक का नाम दिया गया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो आपका अदर स्टेट का बीएड हो या फिर झारखंड का बीएड हो। तो पहला सवाल है आपका कि शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है समाज, शिक्षक, नौकरशाह, राजनीतिक। तो शिक्षक होते हैं आपका समाज का प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शिक्षक जाने जाते हैं। शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है छात्रों पर भी पड़ेगा, विद्यालय पे भी पड़ेगा, समाज पर भी, एंड इन सभी पर। तो ऑल ऑफ दी आपका सही हो जाएगा। किसे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है? तो शिक्षक को माना जाता है। आगे है आपका एक शिक्षक बनने हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता होता है वो आपका 12th प्लस आपके पास 2 साल का जो डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन आपका यहाँ पे 12th डीएलएड का ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा है, कहीं पे आपका डीएलएड नहीं है, तो ये वाला तो कट जाएगा। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं इसके बाद जो आता है आपका 6 to 10 को पढ़ाने के लिए जो बीएड चाहिए एंड ग्रेजुएशन चाहिए, तो ये आपका बी एंड सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला के लिए डीएलएड तो दे नहीं रखा है जिसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका स्नातक एंड बीएड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है हायर सेकेंडरी क्लास में अध्यापन हेतु शिक्षक की न्यूनतम योग्यता क्या है? हायर सेकेंडरी क्लास यानी कि 11th एंड 12th। तो 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर के पास क्या होना चाहिए? तो पीजी का डिग्री होना चाहिए यानी कि मास्टर का डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए। तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। आगे है शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजित होने से शिक्षक का बौद्धिक विकास होता है। सही बात है। वह बीएड में दिए गए प्रशिक्षण को समय के साथ साथ भूल जाता है। गलत बात है। प्रशिक्षण का मतलब तो यही हो गया, यही वाला चीज़ ना। नए नए अनुसंधानों एवं शिक्षा में उनके प्रयोग की जानकारी शिक्षकों को मिलती रहनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी इसीलिए सही नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता है। सही होना चाहिए ऐसा बात। सभी सहयोगियों का प्रिय हो, ये भी सही बात है। प्रधानाचार्य का प्रिय हो, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी समुदाय में लोकप्रिय हो, सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता हो। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको हो सकता है कभी कभी ऐसा सवाल मिल जाए जहाँ पे
दो से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन सिलेक्शन करना होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता हो, यानी कि जिज्ञासु स्वभाव का एक टीचर होना चाहिए। आगे है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विषय की विषय वस्तु में दक्षता होना चाहिए, ये भी सही बात है। शिक्षण कौशलों में दक्षता होना चाहिए, सही बात है। विद्यार्थियों से परिचित होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, ये भी सही है। यानी कि देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है, एक वर्ड ऐड किया है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इनमें से? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो शिक्षण कौशलों में दक्षता होना चाहिए, ठीक है। शिक्षण से रिलेटेड जितने भी स्किल हैं, जितने भी कौशल हैं, उनमें यहाँ पे जो वे ट्रेंड होना चाहिए, दक्षता होना चाहिए उनके पास। एंड इसी के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर ए भी आ जाएगा, ठीक है। एंड ये वाला भी आ जाएगा, ये सब गुण जो है वो इसी के अंतर्गत समाहित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तेज सीखने वालों को पढ़ाना, केवल तेज सीखने वालों को पढ़ाना तो ऐसा तो गलत बात है। मध्य गति से सीखने वालों को पढ़ाना, गलत बात है। धीमी गति से सीखने वालों को पढ़ाना, सभी एबीसी को साथ पढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। केवल देखिए, ये तीनों में मैंने इसलिए काट दिया कि केवल अगर बात किया जाए, केवल तेज, केवल मध्यम, केवल गति, तो वास्तव सी बात है कि ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नीचे दे रखा है सभी एबीसी को साथ में पढ़ाना, तो बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, समावेशी शिक्षा अपनाना पड़ता है। सभी बच्चों को साथ में एक समान नज़र से पढ़ाना, ठीक है, समान शिक्षा देना। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान ना हो तो क्या होगा? शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा, सही बात है। उसमें आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित होगी, ये भी सही बात है। छात्रों की नज़र में शिक्षक का सम्मान कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आपसे सवाल पूछेंगे एंड अगर आप उनके जवाब को नहीं दे पाइएगा तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट के मन में आपको लेकर जो है वो अलग सा सम्मान बन जाएगा, एक निम्न सम्मान बन जाएगा, कम सम्मान बन जाएगा, यानी कि सम्मान जो है वो घट जाएगा, ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही कथन दे रखा है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। अगला सवाल है आपका, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से अलग अलग बैकग्राउंड से विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट है आपका, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके, बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य, देखिए अनदेखी करने वाला बात जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। देखिए समान आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर अगर वो बच्चों को बांट रहा है तो ये भी आपका गलत है। सांस्कृतिक जानकारी को इग्नोर कर रहे हैं तो ये भी आपका गलत है। एक चीज़ यहाँ पे दे रखा था, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में जो बच्चों को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। सभी उनको ये बताना चाहिए कि सभी बच्चे एक समान हैं, सभी को मिलजुल के पढ़ना है। एंड जो आपका वीक बैकग्राउंड से है, कमज़ोर पृष्ठभूमि से है, ठीक है, उनको ये बताना कि आप जो वो कठिन परिश्रम करके अपने साथियों के बराबर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उनको समझाना, उनको बताना। वंचित पृष्ठभूमि यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जो शिक्षा से वंचित हैं या फिर थे, ठीक है, तो उनको ये समझाना कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप जो है वो साधारण बच्चों की श्रेणी में जा सकते हैं या फिर जो है अपने साथियों के बराबर पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो थोड़ा सा बेस्ट ऑप्शन बनता है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ दे रखा है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। तो पढ़ाने की उत्सुकता तो होना ही चाहिए, धैर्य और दृढ़ता, धैर्य आपके पास एक बच्चा टीचर के पास जो होना चाहिए। शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता, ये भी सही बात है। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, अति मानक वर्ड जहाँ कहीं भी आएगा स्टैंडर्ड तो ये आपका सही गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा प्राथमिक स्तर के बारे में बात कही जाती है, यानी कि पीआरटी टीचर बच्चों को पढ़ाने की बात 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 पढ़ाने के लिए क्या आपको वहाँ पे विषयों में ज़्यादा ज्ञान जरूरी है? ऐसा बात नहीं है। आप हायर क्लासेस को पढ़ाइएगा तो वहाँ पे आपको विषय का ज्ञान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, उनमें आपको दक्षता प्राप्त होना चाहिए। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। बच्चे, जाहिर सी बात है, बच्चे आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करेंगे, तो इसीलिए जो है वहाँ पे धैर्य की भूमिका जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। धैर्य और दृढ़ता जो है आपके पास वहाँ पे होना चाहिए।
अगला सवाल है, एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? कक्षा का आकार बिल्कुल देना चाहिए कि कक्षा कितना बड़ा है, उनमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं। शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन देना चाहिए। बालकों के वर्गीकरण, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण के बारे में बात कही जाती है। अच्छा अनुशासन रखना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, सही बात है। समय का पाबंद होना, ये भी सही है। अच्छा वक्ता होना, सभी जो है वो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है एक अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं। लेकिन बार बार में हम आपको बताते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका लगभग सभी ऑप्शन सही जैसा लगेगा, सही रहता भी है। आपको उस केस में जो है वो सबसे बेटर वाला ऑप्शन चुनना होता है, सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन चुनना होगा, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे अच्छा या कह सकते हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। देखिए ऑप्शन नंबर ए सी डी वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनने के लिए कहा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सफल अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सफल अध्यापक, ठीक है, एक सक्सेसफुल टीचर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो पाठ की स्पष्ट व्याख्या करता है, केवल पाठ्यपुस्तक का प्रयोग करता है, केवल पाठ्यपुस्तक, ये तो गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछता है, छात्रों को प्रेरित करता है। देखिए व्याख्या करने की बात कही जाए तो यहाँ पे कोई भी टीचर जिनके पास ज्ञान है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक वैसा ही हो गया फिर से कि सर्वाधिक उपयुक्त के बारे में, तो छात्रों को प्रेरित करने का गुण जो है वो उनमें होना चाहिए। ठीक है। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा चारों में से। आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, एंड हमेशा की तरह आपको लास्ट सवाल जो है वो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। एंड आज का क्लास आपको कैसा लगा? क्या जितने भी चीज़ें आपको बताई गई वो समझ में आया या नहीं आया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज का क्लास कैसा लगा। एंड अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड क्लासेस पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।